हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ये मेरे नोट्स है फ्रॉम अपूर्वा शास्त्री की माइक्रोबायोलॉजी की बुक। तो चलो शुरू करते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस एंड नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया इन्फेक्शंस। तो टीबी माइकोबैक्टीरिया कराता है। माइकोबैक्टीरिया जो है उसके इन्फेक्शंस पल्मोनरी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस होते हैं। एसिड फास्टनेस एक प्रॉपर्टी है बैक्टीरियाज की, जो कि डायग्नोसिस के टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर है। एसिड फास्टनेस क्या होता है? इट इज़ द बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू डीकलराइजेशन बाय डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। तो जो मिनरल एसिड होता है डाइल्यूट, रेसिस्टो अगर डाइल्यूट है तो उससे वो डीकलराइज नहीं होगा आफ्टर द पर्टिकुलर स्टेनिंग जेड स्टेन। तो दैट इज़ एसिड फास्टनेस। क्यों होती है एसिड फास्टनेस? क्योंकि उसकी सेल वॉल में, जो बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से होती है। एंड इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल, की सेल वॉल ब्रेक नहीं होती है। तो इन दो रीजंस की वजह से एसिड फास्टनेस होती है माइकोबैक्टीरिया में। देन जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरिया, वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। तो कोई मोटिलिटी नहीं होती है उसमें। एंड इट इज़ वीकली ग्राम पॉजिटिव, स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड हो सकता है, रॉड शेप बैक्टीरिया बेसिकली। एंड ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए ऑब्लिगेटली। देन समटाइम्स वो इनकी शेप रॉड शेप्ड है, बट समटाइम्स वो ब्रांचिंग फिलामेंटस फॉर्म्स भी मिलते हैं, तो वो फंगल माइसीलियम को रिजेंबल करते हैं, इसलिए माइकोबैक्टीरियम माइको आ रहा है इसलिए नाम में, क्योंकि वो फंगल माइसीलियम की तरह ब्रांचिंग फिलामेंटस फॉर्म दिखाते हैं। तो माइसिस का मतलब फंगस होता है, मोल्ड लाइक पेलिकल फॉर्म ऑन लिक्विड मीडिया। देन हिस्ट्री थोड़ा बहुत बैक्टीरिया में देखें तो रॉबर्ट कॉश जो है उन्होंने आइसोलेट किया था इस बैसिलस को, ट्यूबरकल बैसिलस, एंड उसको कॉजेटिव एजेंट की लाइक प्लेस पे प्रूव किया था कि टीबी का कॉजेटिव एजेंट इज दिस ट्यूबरकल बैसिलस। तो ये और कॉश पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करता है। देन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अगर हम देखें माइकोबैक्टीरिया की, तो उसमें एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स होता है, जिस जो टीबी करता है इंसान में, ह्यूमंस में। देन माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, जिसको हम हैंसेंस बैसिलाई भी कहते हैं, जो कि लेप्रेसी डिजीज़ कॉज करता है। हैंसेंस इसलिए क्योंकि हैंसन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको लेप्रेसी हुआ। एंड देन एनेस्थेटिक स्किन पैचेस होते हैं लेप्रेसी में। एनेस्थेटिक स्किन पैचेस होता है कि कोई सेंसेशन नहीं होती स्किन पैचेस में, एंड लीजन्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स हो जाते हैं। तो अनट्रीट अगर वो और प्रोग्रेस करते हैं तो फिर वो आइज़, नोज़, हैंड्स, फीट वगैरह में भी डिफॉर्मिटीज़ ला सकते हैं। तो ये दो हैं, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स, एक माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। देन नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया भी होता है, एनटीएम। उसके एग्जांपल्स जैसे सैप्रोफिटिक माइकोबैक्टीरियम गोर्डोने, जो कि टैप वाटर में मिलता है। कुछ कमेंसल्स होते हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम स्पेगमेटिस इन यूरिन। देन अपॉर्चुनिस्टिक ह्यूमन इन्फेक्शंस कॉज करते हैं कुछ, जैसे कि एम कंसासी। तो ये तीन मेन ग्रुप्स हैं, एम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स, एम लेप्रे एंड नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। नाउ हम ट्यूबरकुलोसिस पे जाते हैं, जो मतलब मेन एम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स। तो उसमें अब ये दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स, तो उसमें और बैक्टीरियाज आते हैं, जैसे एम ट्यूबरकुलोसिस जो कि मेन है, मोस्ट कॉमन कॉज फॉर टीबी इन मैन। देन माइकोबैक्टीरियम बोविस जो कि बोवाइन ट्यूबरकल बैसिलाई है। देन उसके बाद अदर मेंबर्स होते हैं जो कि कॉमन नहीं है इतने, ह्यूमन पैथोजेंस हैं, जैसे कुछ कुछ एग्जांपल्स है, एम अफ्रीकानम, एम माइक्रोटियर, ये सब, डैसी बैसिलस, चिंपैंजी बैसिलस, ये सारे एग्जांपल्स हैं। बाकी सबके मेन आर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम बोविस। देन दी स्पीशीज़ आर सो क्लोजली रिलेटेड, ये सारी स्पीशीज़ इतनी क्लोजली रिलेटेड है कि मतलब एंटीजेनिक एंड मॉलिकुलर, उसमें मॉलिकुलर बेसिस पे, कि इनको हम एक ही सिंगल स्पीशीज़ के अलग वेरिएंट बोल देते हैं। देन उसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर दो चीज़ों से बना है सेल में, मतलब बैक्टीरिया में, कि एक सेल वॉल है जिसमें जो इनसॉल्युबल एंटीजन बोल रहे हैं हम उसको, और एक साइटोप्लाज्मिक है जो सॉल्युबल एंटीजन है। तो साइटोप्लाज्म में तीन एंटीजन है, एंटीजन 5, एंटीजन 6, एंटीजन 60, जो सेरोडायग्नोसिस में यूज़ होते हैं। बाकी सेल वॉल जो है वो जिसमें इनसॉल्युबल एंटीजन्स होते हैं। तो इनसॉल्युबल एंटीजन्स देर आर मतलब 6 लेयर्स काइंड ऑफ है ये इन द वॉल।
Starting from inside, there is cell membrane, then lipoarabinomenin, then peptidoglycan, arabinogalactan, mycolic acid and mycocytes. तो जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ये वाली, ये शेप और रिजिडिटी देती है सेल को। अराबिनोगैलेक्टन लेयर जो है वो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का, अराबिनोगैलेक्टन। देन माइकोलिक एसिड लेयर होती है। माइकोलिक एसिड लेयर में ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है जो कि अटैच होते हैं अराबिनोगैलेक्टन लेयर से। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जिस जो लो परमेबिलिटी ऑफ सेल वॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिड फास्टनेस एंड एंट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स को भी कम करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, माइकोलिक एसिड होता है इनकी वॉल में। देन उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर जो है वो बनी है माइकोसाइट्स, लिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स है, ये माइकोसाइट्स जो है तो इनसे बनी है। देन उसके बाद प्रोटीन्स होते हैं थ्रू जो कि वेरियस मतलब प्रोटीन्स एम्बेडेड हो सकते हैं बहुत इन लेयर्स में, जैसे पोरिन्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ये सब होते हैं। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है लाइपो और एबिनोमेनिन। ठीक है, तो लाइपो और एबिनोमेनिन एक इम्पॉर्टेंट एंटीजन है, ये सर्वाइवल इंश्योर करता है इनका मैक्रोफेज के अंदर, क्योंकि ये वो जो लाइसोसोम फ्यूजन होता है वो नहीं होने देता, उसको प्रिवेंट करता है। तो फिर बैक्टीरिया मरते नहीं है मैक्रोफेज के अंदर भी। तो ये एक टारगेट एंटीजन है फॉर टीबी डायग्नोसिस भी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक उनमें से एक है लाइपो और एबिनोमेनिन, बाकी प्रोटीन्स फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल या एंड मैनोसाइट्स ये भी हैं। तो ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही है। तो ये सारी इसकी सेल वॉल लेयर्स हैं, मतलब इसकी जो वॉल बना रहे हैं मतलब। नेक्स्ट हम पैथोजेनेसिस पे बात करते हैं। पैथोजेनेसिस में सोर्स ऑफ, पहले हम देखते हैं सोर्स फिर ट्रांसमिशन एंड देन रिस्क फैक्टर्स थोड़ा देखते हैं। तो सोर्स में दो मेन जो सोर्सेज रहते हैं बताए, या तो पल्मोनरी टीबी का पहले से केस है तो उसमें एम ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा ट्रांसमिट होगा, एंड या फिर बोवाइन सोर्स जैसे कि इन्फेक्टेड मिल्क, इससे एम बोविस ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। तो ये दो सोर्स ज़्यादा होते हैं। देन इसका ट्रांसमिशन में तीन ट्रांसमिशन के मेन वेज हैं। सबसे मेन है एयरबॉर्न। एयरबोर्न में एरोसोल्स बनते हैं। एरोसोल्स क्या कब कब बन सकते हैं, जैसे कि कफिंग के टाइम पे, स्नीजिंग एंड स्पीकिंग। देन एरोसोल्स होता क्या है कि उसमें ड्राई छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ऑफ मतलब ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जैसे मतलब बैक्टीरिया इन छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स टाइप ड्राई होते हैं जो। तो वो ज़्यादा फ्लोट कर सकते हैं एयर में ज़्यादा टाइम तक, एंड लेस देन 5 माइक्रोमीटर साइज़ होना चाहिए। देन मतलब एक रेफरेंस के लिए ये लिखा हुआ है कि 3000 इन्फेक्शियस न्यूक्लिया होते हैं एक कफ में। देन अदर वेज क्या होता है ट्रांसमिशन के, उसमें इनोकुलेशन आता है। इनोकुलेशन मतलब कि डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट है, या फिर इंजेक्शन। इंजेक्शन किसका, या तो स्पूटम स्वैलो कर ले कोई इन्फेंट, स्वैलो करने से, स्पूटम स्वैलो करने से, या फिर मिल्क से आ सकता है। मिल्क से क्या आएगा, एम बोविस आएगा। देन उसके बाद रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो रिस्क फैक्टर्स, स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट है अगर, तो मतलब स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट है, मतलब एसिड फास्ट ट्यूबरकल बैसिलाई दिख रहा है अगर माइक्रोस्कोपी में स्पूटम में, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। बैसिलरी लोड जो है वो 10⁴ बैसिलाई पर ml है अगर स्पूटम में, तो ट्रांसमिशन बहुत इफेक्टिव होता है। लाइक दिस इज अ रेफरेंस, 10⁴ बैसिलाई पर ml इन स्पूटम। तो एडल्ट पेशेंट जिसमें कैविटरी लीजन्स होते हैं लंग में, एंड उसमें बैसिलरी लोड भी ज़्यादा होता है, 10⁵ to 10⁷ पर ml, तो ये ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा। कल और जो मतलब एग्जांपल सही है। एंड कल्चर नेगेटिव है अगर किसी और कोई और है जिसका कल्चर नेगेटिव है, पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में, तो वो नॉन इन्फेक्शियस है पर। देन उसके बाद ओवर क्राउडिंग अगर पुअरली वेंटिलेटेड रूम्स में है तो वो एक रिस्क फैक्टर है। तो मेनली स्पूटम पॉजिटिव है या बैसिलरी लोड ज़्यादा कुछ है उसमें, ओवर क्राउडिंग है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। देन तो इन्फेक्शन जब हो जाता है टीबी का, बहुत ही कम प्रोपोर्शन जो है उसमें प्रोग्रेसिव डिजीज़ आएगी। एंडोजेनस रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अगर किसी की कम है, जो कि HIV में होती है, या फिर एज बहुत ज़्यादा एज है, लेट एडोलेसेंट एज है, अर्ली एडल्टहुड है या एल्डरली है, तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। सेक्स में वुमेन में हाइयर रिस्क होगा 25 to 34 ईयर्स में, और मेन में जो है वो ओल्डर एजेस में ज़्यादा रिस्क होता है। तो ये चीज़ें, एंड कोमॉर्बिड कंडीशंस अगर कोई है तो ज़्यादा रिस्क होगा। कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक पोस्ट सिलिकोसिस, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन रीनल या कार्डियक,
देन जेजनोइलियल बाईपास, गैस्ट्रेक्टोमी, क्रॉनिक रीनल फेलियर, हीमोडायलिसिस, डायबिटीज़, आईवी ड्रग अब्यूज़ या स्मोकिंग। तो ये बहुत सारी कोमॉर्बिड कंडीशंस है, अगर ये है किसी को तो उसको ज़्यादा चांसेस है टीबी होने के। देन सीक्वेंस ऑफ पैथोजेनिक इवेंट्स। तो ये देखना कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आता है जिसमें ट्यूबरकल बैसिलाई है। ट्यूबरकल बैसिलाई मेजरली जो है वो अपर एयरवेज में ट्रैप हो जाएगा, और वो सीलियरी एक्शन के थ्रू जो म्यूकोजल सेल्स का होगा तो वो रिमूव हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बट जो मतलब ये यूजुअली होता है ऐसा। एंड उसके बाद मतलब 10% ऑफ द स्मॉल ड्रॉपलेट्स वो एल्वेलाई तक पहुंच पाते हैं। फिर एल्वेओलाई में जाके क्या होगा, माइक्रोबैक्टीरिया के सरफेस लाइपोराबिनोमेनिन जो है वो बाइंड होगा टू द मैक्रोफेज का कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर या मैनोज रिसेप्टर, और फिर उसका इंटरनलाइजेशन हो जाएगा और बैसिलाई का। तो बैसिलाई अब मैक्रोफेज के अंदर है। तो उसके बाद फैगोसाइटोसिस हो गई, एंड दिस इज एनहांस्ड बाय C3b, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन हो जाती है, C3b कर देता है। C3b बैक्टीरिया के अटैच होगा, देन वो मैक्रोफेज जो है उसको ज़्यादा फैगोसाइटोस करेगी। देन सर्वाइवल इनसाइड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में लाइपोराबिनोमेनिन जो है वो प्रिवेंट करता है फैगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन। तो फैगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन नहीं होता, कैसे प्रिवेंट करता है वो, इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इनिबिट करता है, एंड फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट को भी इनिबिट करता है। तो ये जब कैल्शियम नहीं बढ़ेगा तो फिर जो फैगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन है वो भी नहीं होगा। तो लाइपोराबिनोमेनिन इस वजह से फैगोसोम लाइसोसोम फ्यूजन नहीं होगा, तो फिर बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इनसाइड द मैक्रोफेज, एंड वो रेप्लिकेट करता है, फिर मैक्रोफेज रप्चर हो जाएगा, एंड उसके बाद बैसिला रिलीज होते हैं तो इन्फेक्ट द अनइन्फेक्टेड मैक्रोफेज। देन होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये तो था एंट्री ऑफ बैसिला। अब होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स क्या आता है, तो होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स में दो होगा, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में जो TH2 सेल्स हैं वो इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ करेंगे, जो कि बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, एंड एंटीबॉडी रिलीज़ होगा। तो TH2 सेल्स जो है वो इंटरल्यूकिन 4-5 रिलीज़ करा, बी सेल्स को एक्टिवेट किया, एंड एंटीबॉडी रिलीज़ हुई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैसिला है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी का थोड़ा कम रोल होता है, ज़्यादा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का रोल होगा। तो एंड जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है उसमें एंटी लैम एंटीबॉडी, एंटी लाइपोराबिनोमेनिन एंटीबॉडी भी बनती है, जो कि चिल्ड्रन में टीबी बैसिला की डिसेमिनेशन को प्रिवेंट करेगा। पर अब मेन जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, तो मैक्रोफेज के जो है वो प्रेजेंट करेगा TH सेल्स को। अब TH सेल्स में एक तो यही वाला हो गया ह्यूमोरल रिस्पॉन्स TH2। देन TH1 सेल्स जो होते हैं उसमें रिलीज होता है इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरफेरॉन गामा। तो ये मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो इसकी वजह से दो होस्ट रिस्पॉन्स आते हैं, एक होता है मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स। इसमें इंटरफेरॉन गामा जो है वो एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेज को, एल्वियोलर मैक्रोफेज को, एंड वो जो है वो मतलब एग्रीगेट हो जाएंगे अराउंड द सेंटर ऑफ लेजन, मतलब जो जो बैक्टीरिया है तो वो जहाँ पर भी लेजन कर रहा है उसके अराउंड वो इकट्ठा हो रही है एल्वियोलर मैक्रोफेज, एंड उधर ग्रैनुलोमास बन जा रहे हैं जिनको हम ट्यूबरकल्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि ये दिस इज़ अ फेवरेबल साइन कि ट्यूबरकल्स बन रहे हैं, मतलब कि इम्यून रिस्पॉन्स काम कर रहा है। तो स्टार्टिंग में देर इज़ हार्ड ट्यूबरकल्स, जिसमें जो कि हार्ड होता है, मतलब सेंट्रल जो जोन है उसमें एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं, एपिथेलॉइड सेल्स एंड द जाइंट सेल्स, तो ये ग्रैनुलोमास बन रहे हैं। एंड पेरिफेरल जोन में लिम्फोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट भी हैं। बट ओवर टाइम क्या होता है कि जो सेंटर में एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है उनमें केशस नेक्रोसिस होगी, तो नेक्रोटिक मटेरियल आएगा चीज़ लाइक, एंड उसके बाद जो ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो इनिबिट हो जाती है। पर ये जो नेक्रोटिक इन्वायरमेंट है, इस नेक्रोटिक मटेरियल है जो बीच सेंटर में बन रहा है उसमें लो ऑक्सीजन एंड लो पीएच होती है, एंड इवेंचुअली जो लीजन जो है वो हील हो जाएगा और कैल्सीफाई हो जाएगा। तो ये पहले ये सॉफ्ट ट्यूबरकल बन जाते हैं ड्यू टू नेक्रोसिस, एंड उसके बाद वो लीजन हील होगा और कैल्सीफाई हो जाएगा। बट बैक्टीरिया वायबल होते हैं फिर भी, एंड वो डॉर्मेंट स्टेट में रह सकते हैं मैक्रोफेज या नेक्रोटिक मटेरियल में बहुत सालों तक। तो और जो एक और रिस्पॉन्स, ये दो होस्ट रिस्पॉन्स करता है, TH1 सेल जो है वो दो होस्ट रिस्पॉन्स करता है। एक मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स था जिसमें ट्यूबरकल्स बन रहे हैं, एंड जो दूसरा TH1 सेल जो है वो दूसरा रिस्पॉन्स जो देता है वो देता है टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि जो मैक्रोफेज रिस्पॉन्स है वो वीक होता है, तो तो टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है। इसमें जो है ग्रोथ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से इनिबिट होगा, एंड बट इसमें लंग की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब जो केशियस नेक्रोसिस, अब जैसे मैक्रोफेज एक्टिवेटिंग रिस्पॉन्स जो है
उसमें मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं, ग्रैनुलोमास बनते हैं, एंड ग्रैनुलोमास में कैल्केशियस नेक्रोसिस होगी एंड वो कंटेन करेगी बैक्टीरिया को। बट अगर वो इतना प्रोमिनेंटली एक्टिवेट नहीं हुआ है, लाइक वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो काम करेगा, बट उससे हमारा लंग भी डैमेज होता है। तो जो केशियस नेक्रोसिस है वो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विफाई होगी तो बैसिलाई स्प्रेड करते हैं, है ना। अब बैसिलाई स्प्रेड करने के क्या क्या तरीके हैं, टिश्यू डैमेजिंग रिस्पॉन्स में हो रहा है ये कि लिक्विफाई होकर बैसिलाई स्प्रेड करेंगे। अब बैसिलाई स्प्रेड हो रहे हैं तो एक तो वो एयरवेज में जा सकते हैं डायरेक्टली, तो वो इन्वायरमेंट में जाएगा, मतलब कि लंग से वो एयरवेज के थ्रू बाहर आ गया। अब वो एयरवेज के थ्रू बाहर आ सकता है, या वो लिम्फेटिक स्प्रेड करके सेम या ऑपोजिट लंग में जाके डिसेमिनेट कर सकता है अदर ऑर्गन्स में, ठीक है। और हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है जो कि यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, इमेच्योर इम्यूनिटी है ना क्योंकि उनकी, एंड दे लीड टू फेटल, या तो फेटल मिलियरी टीबी हो जाएगा या ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होगा। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस एंड फेटल मिलियरी टीबी हेमाटोजेनस स्प्रेड से। देन अब हम आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे टीबी का। टीबी की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब हो सकते हैं। अब जो पल्मोनरी टीबी है, टीबी पल्मोनरी टीबी कॉज कर सकता है, 60 to 90% जो टीबी होता है वो पल्मोनरी टीबी ही होता है। अब उसमें भी पल्मोनरी टीबी में दो हो सकता है, प्राइमरी पल्मोनरी टीबी एंड सेकेंडरी पल्मोनरी टीबी। सेकेंडरी पल्मोनरी टीबी को हम पोस्ट प्राइमरी एडल्ट टाइप पल्मोनरी टीबी भी बोल सकते हैं। अब इधर एक टेबल है फॉर डिफरेंशिएशन प्राइमरी और पोस्ट प्राइमरी में। तो जो प्राइमरी है वो इनिशियल एक्सोजेनस इन्फेक्शन की वजह से होता है, मतलब जो बैसिला आया वो बाहर से आया, बट जो सेकेंडरी है उसमें एक्सोजेनस री इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर एंडोजेनस रीएक्टिवेशन हो सकता है, कि अंदर पहले बैक्टीरिया था जो डोर्मेंट था वो रीएक्टिवेट हो गया, या फिर बाहर से दोबारा आ गया बैक्टीरिया, तब वो सेकेंडरी होगा। देन उसके बाद जो प्राइमरी है वो चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, और जो सेकेंडरी है वो एडल्ट में ज़्यादा होगा। प्राइमरी में सब प्लूरल रीजन, मतलब कि बिलो द प्लूरल मेम्ब्रेन ज़्यादा होता है, सब प्लूरल लीजन होता है, एंड अफेक्टिंग द मिडल एंड द लोअर लंग लोब्स, मिडल एंड लोअर। बट जो मतलब मिडल या लोअर ज़्यादा अफेक्ट होता है इन द प्राइमरी, बट जो सेकेंडरी है उसमें एपिकल एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स ऑफ द अपर लोब जो है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि उधर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन हाई ऑक्सीजन टेंशन होती है उधर एपिकल वाले में, इसलिए सेकेंडरी वाला जो है वो एपिकल साइड ज़्यादा होता है। देन जो लेजन फॉर्म होते हैं इनिशियल साइट्स पे, वो क्या होते हैं, उनके नाम अलग अलग है। जैसे ये गोन फोकस बनाता है जब प्राइमरी होता है, तो फाइब्रोटिक नोडुलर लीजन्स होते हैं गोन फोकस। बट जो सेकेंडरी है उसमें हिमाटोजेनस सीडलिंग इन द एपेक्स ऑफ द लंग्स, कि लंग्स के एपेक्स में हिमाटोजेनस सीडलिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं साइमंस फोकस। एंड अगर रिएक्टिवेशन हो जाए साइमंस फोकस की विद सेंट्रल सिजेशन, तो हम उसको आसमान फोकस बोल देते हैं। देन उसके बाद जो लिम्फ नोड है, गॉन फोकस इज एसोसिएटेड विद हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। तो इसको हम प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कि गॉन फोकस जो बन रहा है उसके साथ हाइलर लिम्फेडिनोपैथी भी हो रही है, एंड जो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट जो सेकेंडरी में अनयूजुअल है। क्लिनिकल फीचर्स में जो प्राइमरी है वो एसिम्टोमेटिक हो सकता है, या फिर उसमें फीवर, प्रोडक्टिव कफ भी हो सकती है, हेमोप्टिसिस भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, नाइट स्वेटिंग एंड वेट लॉस। टीबी में नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस, फीवर ये तो होते ही है ना, द लो ग्रेड फीवर। देन पोस्ट प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होता है कि लेजन्स नेक्रोसिस, लेजन्स में नेक्रोसिस हो जाती है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होती है, तो उधर कैविटी फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, एंड जो ये सिम्टम्स है बाकी सिमिलर ही है, बस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें फीवर ज़्यादा होगा, नाइट स्वेट ज़्यादा होगा, वेट लॉस ज़्यादा होगा। जो ये एक पिक्चर है जो कैविटेशन है लंग में, तो इधर यहाँ पर एक कैविटी दिखा रखी है। अब फेट क्या है इसमें, जो प्राइमरी है उसमें मेजॉरिटी जो है वो हील हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, बट प्राइमरी कॉम्प्लेक्स कुछ कुछ केसेस में कैल्सीफाई हो जाता है, रैंकी कॉम्प्लेक्स बनाता है। चिल्ड्रन में जिसमें इम्पेयर्ड इम्यूनिटी है तो वो प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी बन जाता है, एंड वो लोकल इन्वेजन एंड लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड होगा फिर। अब जो सेकेंडरी टीबी है उसमें मेजॉरिटी केसेस में जो है नेक्रोटिक मटेरियल ब्रेक होगा एयरवेज में, एंड वो ब्रोंकोजेनिक स्प्रेड करता है। ब्रोंकोजेनिक स्प्रेड one sec. Bronchogenic spread to the same or opposite lungs and form satellite lesions which coalesce producing the sesating pneumonia. तो ब्रोंकोजेनिक स्प्रेड करके वो सैटेलाइट लेजन कॉज करेगा, एंड सीजेटिंग न्यूमोनिया भी हो जाता है उसमें, केसिएटिंग न्यूमोनिया।
देन एक्सपेक्टोरेशन ऑफ बैक्टीरिया लेडन स्पूटम, जो बैक्टीरिया वो कफ में ज़्यादा आएगा. हेमाटोजेनस स्प्रेड लीडिंग टू सीडलिंग ऑफ बैक्टीरिया इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन रेयरली हील स्पॉन्टेनियसली. तो हेमाटोजेनस ब्लड के थ्रू स्प्रेड होगा बैक्टीरिया वेरियस पार्ट्स में एंड उधर भी जाके ग्रैनुलोमास बनाएगा. इसमें हीलिंग स्पॉन्टेनियसली कम होता है. देन उसके बाद एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जो है वो 10 to 40% ऑफ केसेस बनाते हैं टीबी के. ये हिमाटोजेनस डिसेमिनेशन से आता है ब्लड के थ्रू, जब स्प्रेड होता है तब होते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ज़्यादा. एंड HIV पॉजिटिव पेशेंट में ज़्यादा देखा जाता है. 2/3 ऑफ ऑल टीबी केसेस HIV पॉजिटिव होते हैं. देन मतलब ऑफ ऑल टीबी केसेस एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो होते हैं उनमें से, तो वो HIV पॉजिटिव है. इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में वो होता है ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस, मतलब लिम्फ नोड में टीबी. तो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है ये एंड चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है. मोस्ट कॉमन साइट जो है इसकी पोस्टीरियर सर्वाइकल एंड सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड है. सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड जो है एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है उसमें ज़्यादा देखा जाता है. तो पेनलेस स्वेलिंग होती है नेक में, इसमें वार्मथ नहीं आती है और कलर चेंज भी नहीं होता है. जनरली जो बैक्टीरियल लिम्फेडिनाइटिस होंगे उसमें वार्मथ वगैरह भी आती है, बट इधर वार्मथ नहीं आएगी और कलर चेंज भी नहीं होगा. देन सेकेंड इज़ प्लूरल टीबी. प्लूरल टीबी 20% ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, मतलब 20% केसेस होते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के. प्लूरल टीबी, प्लूरल टीबी में क्या क्या होगा, मतलब ये प्लूरल मेम्ब्रेन में जब हो रहा है तो उधर प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है या फिर टीबी एम्पायमा हो सकता है. टीबी एम्पायमा जो है वो रप्चर ऑफ कैविटी इनटू द प्लूरल स्पेस की वजह से होगा. एंड जो बैसिला है, मतलब कैविटी रप्चर हुई तो बैसिला रिलीज हो गई इनटू द प्लूरल स्पेस, जो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है. एंड स्पिलेज ऑफ बैसिला हुआ तो उसकी वजह से ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला बन सकता है, मतलब कि कनेक्शन बिटवीन द प्लूरल मेम्ब्रेन एंड लंग. तो वो बन सकता है, इसमें स्पिलेज ऑफ बैक्टीरिया हो जाता है फिर. तो इसको कहते हैं टीबी एम्पायमा एंड प्लूरल इफ्यूजन. देन टीबी ऑफ अपर एयरवेज, लैरिंग्स, फेरिंग्स या एपिग्लॉटिस में अगर टीबी आएगा तो उधर हॉर्सनेस होगी वॉइस में, डिस्फोनिया होगा, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ बन सकता है. देन जेनिटल यूरिनरी टीबी, इसमें रीनल टीबी होता है और जेनिटल टीबी होता है. जो जेनिटल टीबी है फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब और एंडोमेट्रियम में ज़्यादा होगा. एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की यूनिट. तो इधर इनफर्टिलिटी हो जाती है. एंड मेल्स में एपिडिडाइमिस में मोस्ट कॉमनली होता है जेनिटल टीबी. बाकी रीनल टीबी होता है जेनिटल यूरिनल. देन उसके बाद स्केलेटल टीबी होता है. स्केलेटल टीबी में वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं जैसे कि स्पाइन एंड हिप्स एंड नीज, इनमें टीबी हो सकता है. देन स्पाइन में अगर टीबी होता है तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट्स डिजीज़ या टीबी स्पॉन्डिलाइटिस. देन स्केलेटल टीबी अगर एडवांस हो जाए तो वर्टिब्रल डिजीज़, कोलैप्स ऑफ वर्टिब्रल होता है. तो फिर काइफोसिस हो सकती है. काइफोसिस जो पोस्टरल डिसऑर्डर है. एंड पैरावर्टिब्रल कोल्ड एब्सेस भी हो जाती है, वर्टिब्रा के अराउंड एब्सेस बन रही है अगर. एंड चेस्ट वॉल को अगर पेनिट्रेट करता है तो सॉफ्ट टिश्यू मास की तरह होता है. एंड इंग्वाइनल लिगामेंट्स को अगर पेनिट्रेट करता है तो वहाँ पे सोएस एब्सेस बन जाती है. ठीक है. देन आगे आते हैं तो टीबी ऑफ सीएनएस. सीएनएस में चिल्ड्रन में ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरकुलोमा होता है. ट्यूबरकुलोमा वही ग्रैनुलोमा एंड ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस तो पता ही है. अब GI टीबी, तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होंगी, टर्मिनल इलियम या फिर सीकम में होता है. टर्मिनल इलियम या सीकम में रूट ऑफ स्प्रेड इज स्वेलोइंग ऑफ स्पूटम एंड विद डायरेक्ट सीडलिंग. तो स्पूटम swallow कर लिया, अगर जैसे स्पूटम लंग से आया एंड swallow हो गया तो वो GI में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाएगा, उधर डायरेक्ट फीडिंग हो जाती है. या फिर हेमाटोजेनस स्प्रेड थ्रू ब्लड भी आ सकता है. या फिर इंजेक्शन ऑफ काउज मिल्क एम बोविस, वही मिल्क में एम बोविस मिलेगा. तो या तो बाहर मिल्क से आ रहा है या तुम्हारे लंग से इधर मतलब स्वेलोइंग ऑफ स्पूटम हो रहा है या फिर थ्रू ब्लड आ रहा है. देन उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें टीबी पेरिटोनाइटिस भी देखते हैं हम. GI टीबी में ये भी डायरेक्ट स्प्रेड से आ सकता है, ब्लड से आ सकता है या फिर रप्चर्ड लिम्फ नोड से आ सकता है. देन टीबी पेरिकार्डाइटिस होता है जिसमें कि हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है या फिर डायरेक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम द एडजेसेंट लिम्फ नोड. एंड एल्डरली पीपल में ज़्यादा होता है, लो टीबी प्रेवलेंस कंट्रीज़ में. देन ट्यूबरकुलर स्किन लीजन्स होते हैं. स्क्रोफुलोडर्मा होता है स्किन कंडीशन बाय डायरेक्ट एक्सटेंशन यूजुअली फ्रॉम अंडरलाइंग टीबी लिम्फेडिनाइटिस. तो लिम्फ नोड में जब टीबी होता है तो उसके डायरेक्ट एक्सटेंशन इनटू द स्किन की वजह से स्क्रोफुलोडर्मा हो जाता है. ट्यूबरकुलर स्किन लीजन है ये. एंड ल्यूपस वल्गैरिस है. ल्यूपस वल्गैरिस क्या होगा, फीमेल के फेस पे एप्पल जेली नोड्यूल्स आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ल्यूपस वल्गैरिस. देन मिलियरी और डिसेमिनेटेड टीबी होता है.
मोर कॉमन इन HIV इन्फेक्टेड, हेमाटोजेनस स्प्रेड, वेरियस ऑर्गन्स, मिलियरी और डिसेमिनेटेड, मतलब डिसेमिनेट हो गया टीबी तो HIV में के पेशेंट में ज़्यादा होगा ये, और ब्लड के थ्रू ये सब और बहुत सारे ऑर्गन्स में जा सकता है। एंड वहाँ क्या बनाएगा, येलोइश 1 to 2 mm साइज ग्रैनुलोमेटस लीजन, तो ग्रैनुलोमास बन रहे हैं, येलोइश हैं, 1 to 2 mm साइज है, तो ये मिलेट सीड को रिजेंबल करते हैं, इसलिए इसको मिलियरी टीबी बोल देते हैं। अब पोस्ट टीबी एस्परजिलोसिस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है वो कॉलोनाइज कर सकती है रेजिडुअल टीबी कैविटीज़ में, तो टीबी ने जो कैविटी बनाई लंग में उसमें जाके एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कॉलोनाइज करेगी। एंड क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस है जो कि मैनिफेस्ट करेगा फिर सिंपल एस्परजिलोमा फंगल बॉल, मतलब कि ग्रैनुलोमा बन जाएगा एस्परजिलस फंजाई के साथ, एंड क्रॉनिक कैविटरी एस्परजिलोसिस। तो दिस विल प्रेजेंट एज हिमोप्टिसिस, रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट एंड वेट लॉस। अब HIV एसोसिएटेड टीबी क्या होता है, मतलब HIV में जो है CMI वो कम हो जाता है, CMI कम हुआ तो फिर तो मोस्ट कॉमन ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शन टीबी के लिए सबसे मेन इम्यूनिटी वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब अगर HIV हो गया तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी तो कम हो गई है, तो फिर टीबी हो सकता है ज़्यादा। टीबी 70 to 80% ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट में हो सकता है, एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ज़्यादा होता है HIV वाले पेशेंट में। तो कॉमन प्रेजेंटेशन लिम्फेटिक, डिसेमिनेटेड, प्लूरल एंड मेनिंजाइटिस वाला एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होगा। देन एपिडेमियोलॉजी हम देखें अगर, तो एपिडेमियोलॉजी में अब 1/4 ऑफ वर्ल्ड जो है वो अफेक्टेड एसिम्टोमेटिक विद एम ट्यूबरकुलोसिस, 5 to 10% में क्लिनिकल डिजीज़ है। देन WHO बोलता है 10 to 10.6 मिलियन केसेस न्यू आए थे 2021 में। ग्लोबल 130 न्यू केसेस आते हैं पर लाख पॉपुलेशन पर ईयर। एंड डेथ्स का देखें तो 12 लाख डेथ हुई HIV नेगेटिव में, 2.5 लाख डेथ हुई HIV पॉजिटिव में, 2018 की बात है ये। एंड 2000 में 17 लाख डेथ्स हुई थी वरना। देन हाईएस्ट बर्डन ऑफ टीबी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में होता है 46%, एंड अफ्रीका में 23%, एंड वेस्टर्न पैसिफिक में 18%। देन टीबी इज़ वन ऑफ द टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ, लीडिंग कॉज अमंग इन्फेक्शियस डिजीज़ इवन अबव HIV एड्स एंड कोविड-19, तो टीबी से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। देन कंट्रीज़ जो है जैसे 8 कंट्रीज़ 2/3 ऑफ टीबी बर्डन उठाते हैं। इंडिया में लार्जेस्ट शेयर है, 27% केसेस इंडिया से आते हैं, 33% डेथ इंडिया में होती है, फॉलोड बाय चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका। हाईली एंडेमिक एरियाज़ में क्या होता है, स्पूटम AFB एसिड फास्ट बैसिला, स्पूटम एसिड फास्ट बैसिला पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, वो टीबी 20 कॉन्टैक्ट्स में स्प्रेड कर देते हैं ड्यू टू डिले इन डायग्नोसिस। देन 2021 में क्या हुआ था, इंडिया में 26 लाख केसेस आए थे, एंड सबसे ज़्यादा बर्डन यूपी एंड महाराष्ट्र में था। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस पर लाख पॉपुलेशन दिल्ली से थे और चंडीगढ़ और पुडुचेरी से। तो अभी के लिए इतना ही। हम लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी एंड नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया ये हम अगली वाले में कवर करेंगे।